बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम मंटस्की के पॉलिटिकल थॉट्स को एग्जामिन करेंगे। मंटस्की फ्रेंच फिलोसोफर था और 1689 से लेके 1755 तक का टेन्योर है। मंटस्की वॉज अ फ्रेंच जज, मैन ऑफ लेटर्स, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। He is the principal source of the theory of separation of power, which is implemented in many constitutions throughout the world. तो मंटेस्की की जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है जिसपे आजकल पूरी दुनिया के अंदर अमल हो रहा है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो है इसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा मर्तबा आपके पेपर 1 में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में पूछी गई है। तो मंटेस्की की बाकी फिलोसफीज भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उन सब में से जो इस पे अमल किया जा रहा है और आज के दौर में भी जिस पे अमल हो रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ अमल हो रहा है, वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को स्पेशली आपने फोकस करना है। इसके अलावा जो बाकी थ्योरीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इसका तो एक तो इसकी बुक है जिसमें पर्शियन लेटर्स के नाम पे ये पब्लिश हुई है। दूसरी इसकी स्पिरिट ऑफ लॉ है, इस पे भी इसने लिखा है, लॉ पे लिखा है इसने। प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके ऊपर बहुत अच्छा इसकी फिलोसफी है और फिलोसफिकल थॉट्स हैं, इसके ऊपर लिखा है। और उसके बाद इसने लिबर्टी के ऊपर लिखा है और लिबर्टी को फिर इसने रिलेट किया है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के साथ। तो ये चार चीज़ें हैं जो इसके क्रेडिट पे हैं। एक उसकी तसनीफ है द पर्शियन लेटर्स, फिर द स्पिरिट ऑफ लॉ, देन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सबसे पहले तो हम इसकी स्पिरिट ऑफ लॉ पे बात करते हैं। नेचुरल लॉज टू गवर्न ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग मैन। तो मोंटेस्की कहता है कि सबसे पहले नेचुरल लॉज का वजूद आया और वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। नेचुरल लॉज वो ह्यूमंस भी को भी कंट्रोल करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को भी नेचुरल लॉज जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। नेचुरल लॉज प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस टू मैन। ये वो स्टैंडर्ड्स मुतय्यन करते हैं, ये स्टैंडर्ड्स का वो मुतकर्रिर करते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जिनको बेस बना के उसने इंसाफ करना है। और असल लॉज जो हैं, जो इंसान को जस्टिस देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, वो नेचुरल लॉज ही हैं। मैन इज इनपरफेक्ट एंड इनकेपेबल ऑफ लिविंग इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल लॉज। मोंटेस्की कहता है कि इंसान इनपरफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत से लेकुनाज हैं, इसमें बहुत सी खामियां हैं, इसमें बहुत सी इनपरफेक्शंस हैं। इसलिए वो कैपेबल नहीं है कि वो नेचुरल लॉ के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वो अपनी इन इनएफिशिएंसीज की वजह से, अपनी इनपरफेक्शंस की वजह से, अपने अंदर जो इनहेरिटेड वीकनेसेस हैं उनकी वजह से वो नेचुरल लॉज पे अमल नहीं करता और इसलिए वो इनकैपेबल है कि नेचुरल लॉज को इम्प्लीमेंट करके उनके मुताबिक वो अपनी जिंदगियां गुजार सके। ही मस्ट बी प्रोवाइडेड विद रूल्स बेस्ड अपॉन नेचुरल लॉज टू करेक्ट हिज इम्परफेक्शंस। इसलिए इन इनपरफेक्शंस को दूर करने के लिए उसको रूल्स बना के देने पड़ते हैं ताकि वो उन रूल्स पे अमल करे और उन रूल्स को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करे। फिर मंटेस्की कहता है कि द मैन इज एप्ट टू फॉरगेट हिज क्रिएटर। नेचुरल लॉज चूंकि डिवाइन लॉज हैं, तो इंसान तो अपने क्रिएटर को भूल जाता है। मंटेस्की कहता है कि इंसान इतना इनपरफेक्ट है कि ये अपने क्रिएटर को भी भूल जाता है और जब क्रिएटर को भूल जाए तो फिर उस क्रिएटर के बनाए हुए नेचुरल लॉज को भी भूल जाता है। ऑब्वियसली उसको वो नेचुरल लॉज भी याद नहीं रहते। जब वो पावर में आता है, जब वो अथॉरिटी में आता है,
तो बहुत सारी चीजें भूल जाता है, जिसमें वो क्रिएटर को भूलता है, क्रिएटर के गिवन नेचुरल लॉज को भूलता है। ही आल्सो फॉरगेट्स हिमसेल्फ एंड हिज फेलो क्रिएचर्स, यहां तक कि वो अपनी औकात ही भूल जाता है और अपने जो फेलो क्रिएटर्स हैं उनको भी भूल जाता है, दूसरे इंसानों को भी भूल जाता है। Therefore, there is a need to create political and civil laws to remind and restrain him. तो मंटेस्की कहता है कि चूंकि इंसान इनपरफेक्ट है, वो चीजों को भूल जाता है, इसलिए उसकी याद दहानी के लिए एक ऐसा पॉलिटिकल और सिविल लॉ क्रिएट होना चाहिए जो उसको ये चीजें याद कराता रहे और उसके ऊपर वो ये रेस्ट्रेन जो है वो रखे कि वो चीजों को भूले ना। तो मंटस्की के मुताबिक लॉज बनाने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि ह्यूमन बीइंग्स इनपरफेक्ट हैं और उनको चीजें भूल जाती हैं, तो उनकी याद दहानी के लिए फिर पॉलिटिकल और सिविल लॉज बनाने पड़ते हैं जो उसको बहुत से कामों की याद दहानी कराते हैं और बहुत से कामों से उसको रेस्ट्रेन करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में मंटेस्की कहता है कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं या टाइप्स हैं और इसमें मुख्तलिफ इसकी रिक्वायरमेंट हैं, जिसकी वजह से तो पहली रिक्वायरमेंट ह्यूमैनिटी की ये थी कि वो वाज इन सर्च ऑफ पीस। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ह्यूमैनिटी की जो थी दैट वाज पीस। नेचुरल मैन इज फियरफुल बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस, क्योंकि उसमें वीकनेसेस थी और वो अपने इन वीकनेसेस को रिकग्नाइज भी करता था, तो इसलिए वो फियरफुल था इन वीकनेसेस की वजह से। द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर इज देयर फॉर पीस। तो जो लॉ ऑफ नेचर है, सबसे पहला लॉ उसका यही है कि पीस मेंटेन किया जाए, अमन कायम हो। अमन कायम होगा तो बाकी जिंदगी की चीजें शुरू होंगी। सेकंड इज नीड्स। द सेकंड लॉ ऑफ नेचर इज टू सीक फॉर नॉरिशमेंट, टू अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, वांट्स। ह्यूमन बीइंग की बहुत सी नीड्स हैं, बहुत सी उसकी ख्वाहिशात हैं जो उसने पूरी करनी है। नॉरिशमेंट है उसकी, फूड है उसका, शेल्टर है उसके लिए, बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो उसको चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। देन इज एसोसिएशन। द थर्ड लॉ ऑफ नेचर इज इंस्टिंक्ट फॉर एसोसिएशन टू गेट प्लेयर एंड सेफ्टी फ्रॉम फियर। इंसान एसोसिएशन की तलाश में है, ये भी उसकी ज़रूरत है, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है एसोसिएशन, क्योंकि उसने फियर से और इस तरह की जो उसकी डिफरेंट फियर्स हैं उनसे उसने छुटकारा पाना है, और ये छुटकारा उसको एसोसिएशन से ही मिल सकता है। बगैर एसोसिएशन के वो ये सहारा नहीं ले सकता। देन ही हैज टू गेट प्लेयर ऑफ लाइफ। तो लाइफ की प्लेयर भी उसको एसोसिएशन से मिलनी है, उसको फैमिली से मिलनी है, उसको ट्राइब से मिलनी है। एंड देन ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ इज डिजायरेबल, दैट इज द डिजायर टू लिव एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारे, उसकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स ना आए, वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारे। तो ये स्टेट ऑफ नेचर की ये रिक्वायरमेंट्स थी जिसको मंटस्की ने जॉट डाउन किया है। अब मंटस्की प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या डिटरमिन करता है कि गवर्नमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। टू प्रोवाइड लॉ इन अ सोसाइटी गवर्नमेंट इज नेसेसरी। चूंकि पहली स्लाइड पे हम पढ़ चुके हैं मंटस्की की फिलॉसफी कि चूंकि इंसान फॉरगेटफुल है, इसलिए उसको बहुत से पॉलिटिकल और सिविल रूल्स बनाने पड़ते हैं टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज ड्यूटीज। तो ये लॉ बनाने के लिए, पॉलिटिकल सिविल लॉ बनाने के लिए सोसाइटी के अंदर हुकूमत होना जरूरी है, ऐसे ऑर्गन्स का होना जरूरी है जो ये लॉ बना सकें। द बेस्ट गवर्नमेंट एंड दैट विच कंफर्म्स मोस्टली क्लोज टू नेचर इज।
तो इसलिए वो कहता है कि जो सबसे अच्छी हुकूमत होती है, जो नेचर के बहुत क्लोज रहती है, उसकी तारीफ करता है, वो उसको डिफाइन करता है, द वन विच बेस्ट एग्रीज विद द डिस्पोजिशन ऑफ द पीपल इन हुज फेवर इट इज एस्टेब्लिश्ड। कि वो ऐसी हुकूमत होती है कि जिन लोगों के लिए वो बनाई जाए, वो उन लोगों की भलाई के काम करती। द वन विच बेस्ट एग्री विद द डिस्पोजिशन ऑफ द पीपल इन हुज फेवर इट इज एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसी गवर्नमेंट बेहतरीन हुकूमत होती है जो लोगों के मुफादात के लिए काम करे। द कन्फर्मिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू नेचर इज गेज्ड बाय द लॉ इट एंगेज्ड। कोई गवर्नमेंट नेचर के कितना करीब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो लॉज किस तरह के बना रही है। अगर वो अच्छे लॉ बना रही है, अगर वो ऐसे लॉ बना रही है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हों, अगर वो ऐसे लॉ बना रही है जो लोगों के लिए फायदेमंद हो, सूदमंद हो, तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट होगी। अगर वो बुरे लॉ बना रही है या ऐसे लॉ बना रही है जो अवाम के लिए नुकसानदेह हों, तो वो एक बुरी हुकूमत होगी। दोज लॉ मस्ट मीट सर्टन स्टैंडर्ड्स। ये लॉ जो भी गवर्नमेंट बनाए, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए। पॉजिटिव लॉज शुड बी बेस्ड अपॉन नेचुरल लॉज एज इट अप्लाइज टू मैन एंड हिज रीजन एंड सर्कमस्टांसेस। जो पॉजिटिव लॉज है, अच्छे लॉज है, वो नेचुरल लॉज को बेस पे करके बनाने चाहिए। जो नेचुरल लॉज के प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूटिलाइज करके पॉजिटिव लॉज बनाने चाहिए। और ये पॉजिटिव लॉज और नेचुरल लॉज का जो बाहमी इंटरएक्शन है एक दूसरे के साथ, ये अप्लाई करता है टू मैन एंड हिज रीजन एंड हिज सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह मोंटेस्क्यू कहता है कि जो लॉज हैं, दैट मस्ट कंफर्म टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल लॉज। नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मोंटेस्क्यू कहता है, देयर आर थ्री पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तीन बेसिक फॉर्म्स हैं। रिपब्लिकन, रिपब्लिकन इज इफ ऑल गवर्न इट इज डेमोक्रेटिक, इफ फ्यू गवर्न इट इज अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगर तमाम लोग मिलके हुकूमत करें, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, तो उसको मोंटेस्क्यू ने रिपब्लिकन कहा है। तमाम लोगों की हुकूमत, जिसमें तमाम लोग शामिल हों, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि तमाम लोग एक इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें और अपनों में से ही इलेक्ट करें। तो तमाम जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, वो इस तरह इलेक्शन के जरिए फिल किए जाएं, तो उसको रिपब्लिकन कहते हैं। और ये डेमोक्रेसी की ही एक फॉर्म है, जिसको हम रिपब्लिकन कहते हैं। मोनार्की, वन रूल्स बाय फिक्स्ड एंड एस्टेब्लिश्ड लॉ। मोनार्की बादशाहत है। मोनार्की एक शख्स का कंट्रोल है या इख्तियार है या हुकूमत है, और वो एक शख्स जो है वो फिक्स्ड रूल्स के तहत लोगों के ऊपर हुकूमत करता है। डिस्पोटिक, वन रूल्स बट डज सो आर्बिट्रेरीली। डिस्पोटिक वो है जो अपनी मर्जी के कवानीन बना के लोगों के ऊपर हुकूमत करता है, अपनी मनमानी करते हुए लोगों पे हुकूमत करता है। उसका मतमा नज़र लोगों की फलाह बहबूद नहीं होता, बल्कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो है उनको पूरा करना होता है। तो इसको मोंटेस्क्यू डिस्पोटिक कहता है। तो तीन हुकूमतों को वो कहता है नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स में: रिपब्लिकन, मोनार्की एंड डिस्पोटिक। द लॉज रेगुलेटिंग द सफरेज डिटरमिन द काइंड ऑफ रिपब्लिक। अब अगर ये पता करना हो कि रिपब्लिक किस किस्म की है या डेमोक्रेसी किस किस्म की है, तो उसके लिए मोंटेस्क्यू कहता है कि जो आपने कवानीन बनाए हुए हैं इलेक्शन करवाने के, सफरेज के,
उनके कानून की नेचर से पता चल जाता है कि ये रिपब्लिक किस किस्म की है। अगर तो वो अडल्ट फ्रेंचाइज है, हर शख्स वोट डाल सकता है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ये तमाम अवाम की चुनी हुई गवर्नमेंट होगी। अगर चंद लोगों को इख्तियार हो वोट डालने का, या वोट डालने की जो लिस्ट है फ्रेंचाइज जो है वो लिमिटेड हो, तो वो लिमिटेड डेमोक्रेसी होगी। वो चंद लोगों तक महदूद होगी जो वोट डाल के अपना नुमाइंदा चुन लें। तो मंटस्की कहता है कि मुल्क के अंदर जिस तरह के लाज आपने बनाए हुए होंगे फ्रेंचाइज के या सफरेज के, वोट डालने के, उससे पता चलेगा कि डेमोक्रेसी किस किस्म की है और वहां पे रिपब्लिक जो है वो किस किस्म की है। द पीपल ऑफ द रिपब्लिक शुड हैव द कैपेसिटी टू चूज देयर पॉलिटिकल अथॉरिटीज। मंटेस्की कहता है कि लोगों के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, लोगों के पास इतनी ज्यादा विजडम होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। अगर लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं है, लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, और पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में उनकी जानकारी इतनी नहीं है, तो वो कभी भी अपने लिए अच्छे हुक्मरान नहीं चुन सकेंगे। तो जहां कैपेसिटी होनी चाहिए लीडर्स में कि वो रूल कर सकें, वहां लोगों को पास भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने अच्छे लीडर चुन सकें। द पीपल ऑफ द रिपब्लिक शुड हैव द कैपेसिटी टू चूज देयर पॉलिटिकल अथॉरिटीज। अगर ये कैपेसिटी नहीं है, सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो वो गलत लोगों को अपना हुक्मरान चुन लेंगे। अगर ये कैपेसिटी उनकी लिमिटेड है, तो फिर बुरे लोगों को वो चुन लेंगे हुक्मरान, और जब वो बुरे लोगों को हुक्मरान चुन लेंगे तो वहां फिर कभी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। तो मंटस्की इस बात पे फोकस करता है, जोर देता है कि जो लोग जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं उनकी भी कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, और जब तक वो कैपेसिटी मुकम्मल तौर पर उनके अंदर ना हो तो वो अपने सही लीडर नहीं चुन सकते। डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स आर वन बाय अ सिंगल रूलर हु इज रेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। डिस्पोटिक गवर्नमेंट का मैंने पहली स्लाइड पे भी आपको बता दिया है, ये रूल ऑफ द वन है जो आर्बिट्रेरीली रूल करता है। द डिस्पोटिक इज नेचुरल लेजी virtuous and ignore it governed by a wazir who is invested full authority। तो जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट के करेक्टरिस्टिक्स मंटेस्की बताता है वो ये है कि जो डिस्पोटिक रूलर है वो नेचुरली लेजी होता है, सेल्फ सीकिंग होता है, प्लेयर सीकिंग होता है, उसका ज्यादा काम जो है या ज्यादा वक्त जो है वो बेकारी में गुजरता है, वो अय्याशी में गुजरता है, वो प्लेयर सीकिंग में गुजरता है, वो अपनी लाइफ को और अपने पावर को और अपने ओहदे को एंजॉय करता है, उसका ध्यान स्टेट के कामों की तरफ बहुत कम होता है, वो एक शानदार शाहाना जिंदगी गुजारना चाहता है और गुजारता है, इसलिए उसकी तवज्जो गवर्नमेंट के अमूर की तरफ नहीं होती, उसकी तमाम तवज्जो अपनी अय्याशी की तरफ होती है, अपनी पावर एंजॉय करने की तरफ होती है, और उसने सरकार के काम के लिए अपने साथ एक ऐसा वजीर रखा होता है जो उस डिस्पोटिक के नाम पे हुकूमत चलाता है, और फुल अथॉरिटी जो है वो वजीर जो है वो एंजॉय करता है। तो मंटेस्की कहता है कि डिस्पोटिक रूलर में वो वजीर जिसके पास फुल अथॉरिटी हो, वो आगे अगर लोगों के साथ जुल्म सितम करे तो उससे डिस्पोटिक रूलर जो है वो बदनाम होता है। और अगर ये वजीर काबिल हो और वो ऐसे लाज बनाए और ऐसे लाज को इम्प्लीमेंट करे जहां से अवाम की भलाई का एक पहलू निकलता है, तो डिस्पोटिक गवर्नमेंट भी लोग कबूल कर लेते हैं। लोग डिस्पोटिक गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त होते हैं जब ये वजीर भी उतना ही नाअहल हो जितना किंग नाअहल है, और वजीर भी उतना ही प्लेयर सीकिंग हो जितना डिस्पोटिक रूलर खुद होता है, और वजीर भी उतना ही इग्नोरेंट हो जाए गवर्नमेंट के बारे में जितना ये डिस्पोटिक रूलर होता है। इन अरिस्टोक्रेसी मॉडरेशन इज द की टू स्टेबिलिटी। इफ इक्वालिटी इज कैरिड आउट टू फॉर द नोबेलिटी हु आर मोस्टली करप्टेड। तो जो अरिस्टोक्रेसी है ये चूंकि पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत होती है, तो इसके अंदर इंसाफ मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है, इसमें मॉडरेशन ज्यादा होती है,
ये एनलाइटेंड लोग होते हैं मुआशरे के, जिनको हुकूमत सौंपी जाती है। इसलिए इनके अंदर इनोवेशन होती है, इनके अंदर मॉडरेशन होती है, और ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। ये मुल्क को स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, ये मुल्क को तरक्की भी दे सकते हैं। इनके अंदर वो तमाम पोटेंशियल होता है जिसको बुरुए कार लाकर ये किसी भी नेशन को तरक्की दे सकते हैं, मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनके साथ नोबेलिटी इनके साथ होती है। ये नोबल क्लास में से होते हैं, ये नोबेलिटी में से होते हैं। और नोबेलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने जाती मुफादात के लिए करप्ट हो जाती है। वो नोबेलिटी जो है वो अपने कारोबार के लिए, अपनी मराआत के लिए, और अपने इस तरह की वेल्थ अकामुलेशन के लिए वो लग जाती है, और ये फिर अरिस्टोक्रेसी को खराब कर देते हैं। जब नोबेलिटी में करप्शन आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। और नोबेलिटी अपनी क्लास के मफादात की खातर वो लोअर क्लासेस के जो लोग होते हैं, या पुअर पीपल होते हैं, या पीसेंट्स हैं, या छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम करती है। तो इस तरह अरिस्टोक्रेसी अगर करप्ट हो जाए और नोबेलिटी उसके साथ करप्ट हो जाए, तो फिर वो मुल्क का कबाड़िया बना देते हैं। तो मोंटेस्क्यू जो है वो अरिस्टोक्रेसी को इसलिए क्रिटिसाइज करता है कि अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अरिस्टोक्रेसी नोबेलिटी के साथ मिल जाती है, और नोबेलिटी में करप्शन आ जाती है, और फिर अल्टीमेटली उसका सारा जितना भी नस्ला है वो अरिस्टोक्रेसी पे गिरता है। द नोबेलिटी शुड बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस एंड टू बी जेनरस विद द कॉमन पीपल। तो उसका इलाज मोंटेस्क्यू कहता है कि नोबेलिटी के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रवैया रखना चाहिए अरिस्टोक्रेसी को, ताकि वो अपनी मानी मनमानियां ना कर सकें, ताकि वो उनसे भी, नोबेलिटी से भी टैक्स लिया जाए, कॉर्शन के साथ टैक्स लिया जाए। नोबेलिटी हर अरिस्टोक्रेसी के अंदर अपने लिए गवर्नमेंट से मुफादात लेती है, एग्जेम्पशंस लेती है, टैक्स नहीं देती, और वो सारा बर्डन जो है वो पुअर लोगों के ऊपर चला जाता है। तो मोंटेस्क्यू कहता है कि नोबेलिटी को कंपेल करना चाहिए कि वो टैक्स दे। दे शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन कॉमर्स एंड द लॉ शुड मेड टू प्रिवेंट अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। नोबेलिटी जो है उनको प्रोहिबिट करना चाहिए कि वो अपने आपको कॉमर्स या ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व ना करें, प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर अपने आप को शामिल ना करें। जो गवर्नमेंट के अहलकार हैं, या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, या ऐसी नोबेलिटी जो गवर्नमेंट के ओहदों पे फायज है, उनके बिजनेस करने पे पाबंदी होनी चाहिए। वो किसी किस्म का कॉमर्स का, ट्रेड का काम ना करें, और दौलत चंद हाथों में कंसंट्रेट होने से बचाने के लिए लाज बनाए जाएं, ताकि दौलत इस नोबेलिटी में चंद लोगों या चंद घरानों के अंदर जो है वो मुर्तकस ना हो जाए। तो अगर इस तरह के काम कर लिए जाएं तो अरिस्टोक्रेसी जो है वो एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साबित हो सकती है। अब उसने कहा कि जो लॉ ऑफ मोनार्क है, दैट शुड सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑनर। मोंटेस्क्यू बेसिकली वो बेसिस भी डिस्कस करता है जिसकी बेसिस के ऊपर ये तीनों स्ट्रक्चर खड़े हैं। मोंटेस्क्यू ये कहता है कि जो मोनार्की है ये ऑनर और डिग्निटी के पेडेस्टल पे खड़ी है। इसके अंदर ऑनर है और डिग्निटी है। लोग मोनार्क को इसलिए पसंद करते हैं कि वो लोगों को रिस्पेक्ट देता है। वो खुद भी एक नोबल पोजीशन पे होता है, एक ऑनरेबल पोजीशन पे होता है, और वो सरचश्मा होता है किसी भी मुआशरे के अंदर ऑनर का, और नॉलेज का, और इस तरह के जो उनकी पोजीशंस हैं, और वो जो एक मुकाम रखता है, एक स्टेटस रखता है, वो एक सिंबल होता है। और यही सिंबल पूरा मुआशरा कैरी करता है, यही वैल्यू पूरा मुआशरा कैरी करता है जो उसमें मुनारकी में होती है। A hereditary nobility should be maintained along with privileges that pertains to it। तो उसने कहा कि ये अगर उसका बेस जो है वो ऑनर है, तो और प्रेस्टीज है अगर मुनारकी की, तो फिर हेरिडिटरी नोबिलिटी होनी चाहिए, खानदान दर खानदान नोबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ये जो फैमिली वैल्यूज हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो, और ये मेयार जो ऑनर और डिग्निटी का है ये मुआशरे में कायम रह सके। A hereditary nobility should be maintained along with privileges that pertain to it। और जो प्रिविलेज नोबिलिटी के साथ हैं ये उसी तरह फैमिली दर फैमिली उसी तरह चलने चाहिए। जो मराआत किसी को दी हुई हैं उसी तरह चलनी चाहिए, जो टाइटल्स दिए हुए हैं वो उसी तरह चलने चाहिए। टैक्सेशन लॉ शुड नॉट बी बर्डनसम। तो जो मुआशरे के अंदर टैक्सेस लगाए गए हैं
वो लोगों के लिए बर्डन सम ना हो, टैक्सेस इतने हों कि जो लोग बड़े आराम के साथ गवर्नमेंट को वो टैक्सेस दे सकते हो। डेमोक्रेसी के बारे में मंटेस्की कहता है, अ कॉमन कंप्लेंट इज अ डेमोक्रेसी इज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि डेमोक्रेसी में लॉज बहुत ज्यादा बना दिए जाते हैं, रूल्स बहुत ज्यादा बना दिए जाते हैं, और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बना दिए जाते हैं। जितने ज्यादा रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, जितने ज्यादा लॉज बनाए जाएंगे, उतनी ही लोगों को प्रॉब्लम होगी। लीगल एंड जुडिशियल प्रोसीजर इज एट बेस्ट अनोइंग, इनएफिशिएंट एंड एट वर्स्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ लिबर्टी। तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा चीज है लोगों के लिए, वो ये है कि वहां पे जो लॉज हैं या रूल्स हैं या उनके जो लीगल और जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं, वो अनोइंग हैं, वो लोगों को अनॉय करते हैं, वो बहुत लंबे हैं, बेतहाशा कवानीन बना दिए जाते हैं, और वो जो लिबर्टीज लोगों को मिलनी चाहिए, वो लॉज उनकी लिबर्टीज के अंदर रुकावट क्रिएट करते हैं। तो जहां जहां डेमोक्रेसी होगी, वो मोंटेस्की कहता है, वहां बेतहाशा लीगल और जुडिशियल प्रोसीजर्स आ जाएंगे, वहां पे लॉज आ जाएंगे, उसके रेगुलेशंस आ जाएंगे। तो जितने लॉज और रूल्स आप बनाते जाएंगे, उतने ही लोगों की लिबर्टी कर्टेल होती जाएगी। अरिस्टोक्रेसी वर्च्यू इज ऑल्सो द प्रिंसिपल्स इन अरिस्टोक्रेसी एंड करप्शन अकर्स व्हेन द, जो अरिस्टोक्रेसी है उसके अपने वर्च्यूज हैं उस क्लास के, और उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। अगर तो वो अरिस्टोक्रेसी अपने उन वर्च्यूज को और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती रहे, तो एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि करप्शन आ जाती है इसके अंदर, एंड व्हेन नोबेलिटी रूल्स आर्बिट्रेरीली रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड लॉज। तो अगर अरिस्टोक्रेसी आर्बिट्रेरी रूलर रूल्स के तहत कंट्रोल करने लग जाए मुल्क को, या रूल करने लग जाए, बजाय इसके कि जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उस अरिस्टोक्रेसी के, तो फिर मुआशरे में एक बिगाड़ की सूरत पैदा हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑनर डिमांड्स अ शेयरिंग ऑफ पावर अमंग नोबिलिटी। तो मोनार्की में यह है कि वहां चूंकि उसका जो पेडेस्ट्रल है वो ऑनर है, तो ऑनर ये डिमांड करती है कि पावर भी शेयर की जाए नोबेलिटी में, क्लर्जी में, कोर्ट्स में, सिटीज में और किंग्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, सारी पावर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए मोनार्क के हाथ में। जितने भी मोनार्क के साथ पूरी टीम है, उसके अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके अपने अपने पावर शेयरिंग का एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले के तहत मोनार्की को चलाना चाहिए। करप्शन एंसूज व्हेन किंग डिप्राइव्स अदर्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मुआशरे में करप्शन उस वक्त आती है जब बादशाह सलामत तमाम इख्तियारात अपने हाथ में मुख्तस कर ले, और जो उसके साथ दूसरे लोग हैं उनकी मराआत जो है, या उनकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है, वो उनसे उनको डिप्राइव कर दे। अब गवर्निंग प्रिंसिपल्स की जब बात हम करते हैं, तो वो कहता है कि रिपब्लिक का वर्चू क्या है। गवर्निंग प्रिंसिपल इज वर्चू ऑफ द पीपल। रिपब्लिक उस वक्त कामयाब हो सकती है जब लोगों के अंदर वर्चूज होंगी, लोगों के अंदर कुछ अच्छी सिफात होंगी, लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटीज होंगी, तो वहां रिपब्लिक कामयाब हो सकती है। अगर लोगों के अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो फिर कभी रिपब्लिक कामयाब नहीं हो सकती। और वो कहता है कि ये तीन तरह की होनी चाहिए लोगों के दरमियान। एक, लव ऑफ कंट्री, लोगों में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। इक्वालिटी, लोग समझें कि हम तमाम अफराद आपस में इक्वल हैं। और विलिंगनेस टू सबॉर्डिनेट द इंडिविजुअल टू द जनरल इंटरेस्ट, कि उनके अंदर एक अर्ज ऐसी भी होनी चाहिए विलिंगनेस की, कि वो किसी की सबॉर्डिनेशन में मुल्क को और वसी तर मफाद मुल्क के जो हैं, वो उनके लिए काम करें बनिस्बत ये कि इंडिविजुअल्स के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फोरगो कर दें फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट। ये तीन वो कहता है कि वर्च्यूज होने चाहिए लोगों में, तब जाके डेमोक्रेसी या रिपब्लिक कामयाब हो सकती है। इन रिपब्लिक देयर वर्च्यू मस्ट लीड देम टू अडॉप्ट दैट सेल्फ रेस्ट्रेंट्स विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अब्यूजिंग द अथॉरिटी। तो रिपब्लिक में की वर्च्यूज में सबसे बड़ी वर्च्यू ये है कि वो सेल्फ रेस्ट्रेंड हो, वो किसी के कहने पे जो है वो लॉ अबाइड ना करें, बल्कि उनके अंदर अपनी एक अर्ज होनी चाहिए कि हमने कानून पे अमल करना है और हमने अपनी अथॉरिटी को एब्यूज नहीं करना। अगर ये चीजें हैं तो रिपब्लिक कामयाब हो सकती है। अरिस्टोक्रेसी का वर्च्यू इज अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज ऑल्सो वर्च्यू बिकॉज इट इज द रूल ऑफ लॉ
Therefore, virtue needs not to be widespread among the people as in democracy. अरिस्टोक्रेसी में वो कहता है कि ये वर्च्यू जो है ये रूलिंग क्लास के अंदर होना चाहिए, डेमोक्रेसी में सबके पास होना चाहिए, आम लोगों के पास भी होना चाहिए ये वर्च्यू का सिस्टम, लेकिन अरिस्टोक्रेसी में ये सिर्फ रूलिंग क्लास के पास होना चाहिए। अरिस्टोक्रेसी मेक्स द लॉज टू रेस्ट्रेन द पीपल। द रियल प्रॉब्लम इन अरिस्टोक्रेसी इज फॉर द नोबल्स टू रेस्ट्रेन देमसेल्व्स। तो अरिस्टोक्रेसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एलीट क्लास है, जो नोबल क्लास है, उसने अपने आप को कैसे रेस्ट्रेन करना है, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ अरिस्टोक्रेसी में नोबेलिटी ही होती है या एलीट क्लास ही होती है। तो उसके लिए वर्च्यू अगर वो अपने ऊपर नाफिज कर लें तो अरिस्टोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट का सिस्टम बन सकती है, लेकिन ये अपने ऊपर वर्च्यूज एस्टेब्लिश नहीं करते, ये करप्ट हो जाते हैं और ये करप्शन फिर पूरे मुआशरे को बिगाड़ देती है। मोनार्की का वर्च्यू जो है दैट इज ऑनर, द प्रिंसिपल इज ऑनर। द लॉ टेक्स द प्लेस ऑफ वर्च्यूज एंड द लॉ इज मेड बाय दोज हु होल्ड अथॉरिटी इन द मोनार्की। तो वहां पे जो वर्च्यू है वो लॉ टेक्स द प्लेस ऑफ वर्च्यू, और लॉ किसने बनाना है? लॉ उन लोगों ने बनाना है जो पावर में है, जो मोनार्क है उसने लॉ बनाना है। तो इसमें ऑनर और डिग्निटी जो है बेसिक प्रिंसिपल है मोनार्की का। द गवर्निंग क्लासेस इंक्लूडिंग द किंग आर एम्बिशियस। इसका मसला क्या है मोनार्की का? कि जो रूलिंग क्लास है मोनार्की में वो एम्बिशियस होती है, किंग हमेशा एम्बिशियस होता है, उसके पास जितनी टेरिटरी है वो चाहता है उससे ज्यादा टेरिटरी आ जाए, उसके पास जितनी वेल्थ है वो चाहता है उससे ज्यादा वेल्थ आ जाए, उसके पास जितना बड़ा पैलेस है वो चाहता है इससे ज्यादा बड़ा पैलेस में बना लो। दे सीक टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट बाई एनहेंसिंग देयर ऑनर, बट इन डूइंग सो दे सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। तो उनकी ख्वाहिश होती है, उनका इंटरेस्ट होता है कि उनकी ऑनर में मजीद इजाफा हो, और ये इजाफा मुल्क ज्यादा बड़ा करके, वसी करके, करीबी मुल्कों को फतह करके, बड़े पैलेस बना के या इस तरह की काम करके वो करते हैं। लेकिन इस तरह के काम करने में वो कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करते, और वो पब्लिक इंटरेस्ट के काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं और अपनी ऑनर और डिग्निटी को एनहेंस करने के काम भी कर रहे होते हैं। द लॉ ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी मेंटेन द इक्वालिटी ऑफ पीपल, स्पेशली देयर इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो लॉ ऐसे होने चाहिए जो इक्वालिटी सिटीजन की मेंटेन कर सकें और उसकी इकोनॉमिक इक्वालिटी को मेंटेन कर सकें। इफ सम आर टू बी रिच, many will have to be poor. Such situation will destroy the spirit of equality and democracy will die. अगर कुछ लोग अमीर हों और कुछ लोग गरीब हो जाएं तो इससे डेमोक्रेसी की स्पिरिट खराब होती है और वो डेमोक्रेसी विल डाई डाउन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ need not be absolute, but there should be well defined limits for inequalities imposed and maintained by law. अब आप बराबरी तो दौलत की तकसीम में कर नहीं सकते, दौलत तो मुख्तलिफ रहनी है लोगों के पास, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? जो इनइक्वालिटी है बिटवीन दी क्लासेस उनको कम से कम हम कर दें, ऐसे लाज बना दें जिसमें ये इनइक्वालिटीज एक खास लिमिट से ज्यादा आगे ना बढ़ सके, तो उससे हर शख्स जो है वो अपने स्फीयर के अंदर मुतमिन रहेगा। अब मोंटेस्क्यू कहता है सेपरेशन ऑफ पावर पे, द फ्रीडम टू डू एनीथिंग वन कैन गेट अवे विद इज नॉट लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ये नहीं है जो जिस शख्स के दिल में आए वो कर ले और वो ला उसको कुछ भी ना कहे, ये लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी इज दैट व्हाट वी एंजॉय अंडर द लॉ। लिबर्टी ये है कि जो हमारे राइट्स कानून के अंदर लिखे हुए हैं, लॉ के अंदर लिखे हुए हैं, क्या हम अपने वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये लिबर्टी है। अगर हम अपने वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो ये लिबर्टी है, अगर हमें वो राइट्स एंजॉय नहीं किए जा रहे तो ये स्टेट ऐसी है जिसमें हमारे पास लिबर्टी नहीं है। तो लिबर्टी मोंटेस्क्यू कहता है इज अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ। इट कंसिस्ट्स इन बीइंग परमिटेड टू डू दोज थिंग्स वी ought to do and is being prohibited from doing what we ought not to do. लिबर्टी ये है कि कानूनी तौर पर जो काम हम कर सकते हैं, हमें इजाजत है हम वो काम कर सकें, और जो काम से हमें मना किया गया है कानून के अंदर हम उन कामों से मना हो जाएं, तो इसको वो कहता है कि ये लिबर्टी है। लिबर्टी इज अ राइट ऑफ डूइंग व्हाट द लॉ परमिट्स, एंड इफ अ सिटीजन कुड डू व्हाट दे फॉरबिड ही वुड बी नो लॉन्गर पोजेस लिबर्टी। तो लिबर्टी ये है कि जो लॉ हमें परमिट कर रहा है हम वो काम करें, और जो फॉरबिड कर रहा है अगर हम वो करते हैं तो इसका मतलब हमारी लिबर्टी खत्म हो गई है। इन ऑल गवर्नमेंट्स थ्री टाइप्स ऑफ पावर एग्जिस्ट। अब मोंटेस्क्यू कहता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में कि तीन तरह की पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स,
विच बाय लॉ लॉ जहां बनाए जाते हैं, एग्जेक्टिव पावर्स जिन्होंने लॉ को इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद एग्जेक्टिव पावर्स बाय विच क्रिमिनल्स आर पनिश्ड एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल आर रिकंसाइल्ड एंड सेटल्ड। तो जहां पे मुजरिमों को सजा दी जाती है, ये है आपकी जुडिशियल पावर्स। तो वो कहता है ईच पावर शुड बी wielded बाय अ डिफरेंट बॉडी ऑफ पर्सन। हर पावर डिफरेंट बॉडीज के पास होनी चाहिए, किसी एक शख्स के पास ये तीनों पावर्स एक हाथ में ना आए, अगर आ गई तो वो बाकी लोगों को जो है उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर देगा। A concentration of all powers in the same body will result in the lack of governmental moderation necessary to the framing and execution of laws favorable to political liberty। तो ये उसकी theory of separation of power। मंटस्की की theory of separation of power के मुताबिक किसी भी स्टेट के अंदर तीन तरह की पावर्स होती हैं, जिसमें पहली पावर लेजिस्लेटिव पावर है जो कानून बनाती है, लॉज बनाती है। दूसरी पावर एग्जेक्टिव पावर है जो इन लॉज को एग्जीक्यूट करती है। और तीसरी पावर जुडिशियल पावर है जो अगर लॉज के दरमियान या कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट अराइज कर जाए, तो वो उसको एडजुडिकेट करती है। तो मंटस्की के मुताबिक किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ये तीन तरह की पावर्स एक्सरसाइज हो। मंटस्की की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहती है कि अगर किसी स्टेट के अंदर ये तीनों पावर्स एक या इनमें से दो पावर्स किसी एक बॉडी के अंदर कंसंट्रेट कर जाएं, तो उस स्टेट के अंदर लोगों की लिबर्टीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं या लोगों की लिबर्टीज कर्टेल हो जाती हैं। इसलिए मंटस्की ये कहता है कि ये तीनों पावर्स सेपरेट ऑर्गन्स के पास होनी चाहिए और एक ऑर्गन के पास एक से ज़्यादा पावर कंसंट्रेट नहीं करनी चाहिए। जो लेजिस्लेटिव्स हैं या लेजिस्लेचर है, उसका काम सिर्फ कानून बनाना हो, उसका काम सिर्फ आइन बनाना हो, उसका काम सिर्फ रूल्स बनाना हो और वो इससे हट के कोई काम ना करे। जो एग्जेक्टिव्स हैं उनके पास सिर्फ एक पावर हो कि वो उन लॉज को सिर्फ एग्जीक्यूट करें। उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए या उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो जुडिशरी है उसके पास सिर्फ एक पावर होनी चाहिए और वो एडजुडिकेशन है, उसके पास लेजिस्लेटिव की पावर नहीं होनी चाहिए और उसके साथ एग्जेक्टिव्स की पावर नहीं होनी चाहिए। तो मंटस्की कहता है कि अगर ये पावर्स किसी एक हाथ में कंसंट्रेट कर जाएं, किसी एक बॉडी में कंसंट्रेट कर जाएं, किसी एक अथॉरिटी में कंसंट्रेट कर जाएं या किसी एक पर्सन में कंसंट्रेट कर जाएं, तो उस सोसाइटी के अंदर और उस स्टेट के अंदर ह्यूमन लिबर्टीज कर्टेल हो जाती। तो इसलिए ह्यूमन लिबर्टीज को इंश्योर करने के लिए ये तीनों पावर्स सेपरेट एंटिटीज के पास होनी चाहिए और ये पावर्स ओवरलैप नहीं करनी चाहिए और किसी एक हाथ में मरकूज नहीं होनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा पावर्स अगर किसी एक पर्सन में या किसी एक बॉडी में कंसंट्रेट कर जाएं तो वो ह्यूमन लिबर्टीज के लिए नुकसानदेह होती। तो ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। इस थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर पे हम डिटेल में एक लेक्चर रखेंगे। जब हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स जो है वो उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे कंप्रोमाइज होती है, कैसे पावर ओवरलैप होने से लिबर्टीज कर्टेल होती हैं और इससे रिलेटेड बाकी जो इश्यूज हैं वो हम इंशाल्लाह उस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जो हमने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर रखा है। ये जहाँ तक सिर्फ थ्योरी की बात है तो मंटस्की का अगर क्वेश्चन आता है उसके पॉलिटिकल थॉट्स का तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, बाकी थॉट्स के साथ थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर को सिर्फ आपने इतना लिखना है। और अगर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे तो उसका जवाब हम उस वक्त आपको लेक्चर दूंगा जब हमने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने मंटस्की का पढ़ा और अगले